क्या हाल पढ़ ले गैंग यार। बस मेरे साथ इमेजिन करो कि तुमने क्लास 10th खत्म किया, क्लास 10th के रिजल्ट्स आए और तुम्हारा कोई प्लान नहीं है जेई देने का। बट तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आता है कि आओ आईआईटी ट्राई करते हैं। सबने सुन रखा है आईआईटी आईआईटी आईआईटी। और तुम लेट हो चुके हो, तुम्हारे पास सब समय नहीं है कि तुम एनरोल कर पाओ उन बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, कोटा की कोचिंग्स में या कहीं और तुम लोकल कोचिंग के साथ स्टार्ट करते हो एंड सरप्राइजिंगली अपनी डेडिकेशन के साथ तुम एंड करते हो विद आईआईटी बॉम्बे एंड अ वेरी डिसेंट रैंक। तो आज हम मिलने वाले हैं ऐसी एक तुम्हारी दीदी के साथ, श्रुति दीदी के साथ, और जानने वाले हैं पूरी स्टोरी फ्रॉम स्क्रैच टू स्टार, फ्रॉम क्लास 11 टू exactly the date when JEE results were announced and when she got to know that she is now in IIT Bombay. Hi Shruti, how are you? Hello Akshay, I'm very good. What about you? Yeah, good. लेट्स स्टार्ट दिस। एंड हम ये चीज बिल्कुल फ्रैंक रखेंगे जैसा मैं हमेशा रखता हूं अपने चैनल पे, ताकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल कल जब भी कोई स्टूडेंट सोचता है आईआईटी जेईई या नीट की प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसके दिमाग में कोचिंग जैसे ही आती है दो ऑप्शंस आते हैं, एक है ऑनलाइन, एक है ऑफलाइन। आपने अपनी जर्नी में कोविड वाला टाइम देखा, तो क्या लगता है यार कि मतलब ऑफलाइन में स्टूडेंट्स को ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, ज्यादा कनेक्टिविटी मिल रही है, या ऑनलाइन में सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिल रहा है और ऑनलाइन इज बेटर? दोनों के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है, बट अगर मुझे कुछ एक चूज करना होगा तो आई विल प्रेफर ऑफलाइन ऑन ऑनलाइन। बिकॉज ऑनलाइन में यू आर सेल्फ डिपेंडेंट, कोई तुम्हें एक तरीके से फोर्स नहीं करने वाला है, ना ही तुम्हें कोई। हाँ, सॉरी टू इंटरप्ट, बट एक सेम यही सेम चीज होता है। मैंने एक इंटरव्यू लिया था आकाश रमावत आईआईटीएन का, आईआईटी रुड़की में है वो भी। उन्होंने भी यही सेम चीज बोली कि अगर उन्हें चूज करने को मिलेगा तो वो ऑफलाइन चूज करेंगे। सारे आईआईटीएन, सारे जेई प्रिपरेशन वाले जो सीरियस प्रिपरेशंस करते हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं, वो ऑफलाइन चूज करते हैं। क्योंकि ऑनलाइन में मेरा भी यही मानना है यार कि ऑनलाइन में ना तुम आप सबको खुद पे ऊपर डिपेंड रहता है कि कितनी मोटिवेशन से, कितनी कंसिस्टेंसी से प्रिपेयर करोगे। वहीं ऑफलाइन में एक सिस्टम मिल जाता है, राइट? और एक कनेक्टिविटी जो होती है टीचर्स के साथ में, जो मैंने कहा वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो मिलती है। थोड़ा मोटिवेशन भी उनसे ही मिलता है तुम्हें। अदरवाइज ऑनलाइन में तुम डीमोटिवेटेड हो, नहीं पढ़ रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा एंड तुम उस ट्रैप से बाहर नहीं आ पाते हैं। साथ ही साथ में एक कंपटीशन के बारे में पता रहता है कि आसपास क्या चल रहा है, कैसे बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे सेम टीचर्स के साथ में पढ़ रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उससे भी एक आइडिया लगता है कि जो हमारा सिलेबस जा रहा है वो सही ट्रैक पे जा रहा है, कैसा जा रहा है। तो मतलब एक होलसम फीलिंग आती है इन ऑफलाइन कोचिंग रेदर देन इन ऑनलाइन कोचिंग। एंड ऑनलाइन में तुम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे तो कोई बताने वाला नहीं होता या कोई गाइड नहीं कर पाता उस तरीके से पर्सनली तुम्हें, तो वो चीज़ लैक करती है ऑनलाइन में, जो कि काफ़ी बड़ा फैक्टर है। अदरवाइज बहुत ही ईजी हो जाता है जेई क्रैक करना, बिकॉज ऑनलाइन मटेरियल बहुत सारा अवेलेबल है। बट इट्स नॉट दैट इजी। सिर्फ मटेरियल से और सिर्फ पढ़ने से क्रैक नहीं हो पाता है आईआईटी। इट्स अबाउट रूटीन एंड कंटिन्यूटी, और सेम पेस पे पढ़ना भी काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो आई थिंक ऑनलाइन से बेटर है ऑफलाइन। यस, एब्सोल्युटली। अब अगली क्वेश्चन, अगला चीज ये रहेगा, अगला डाउट काफी लोग के मन में ये रहता है कि हाउ डू आईआईटीएंस मेक नोट्स? क्योंकि नोट्स बनाते वक्त यार लोगों के दिमाग में रहते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस की। एक तो नोट्स हो गए जो हमने क्लास में बना लिए जब टीचर पढ़ा रहा है, डिक्टेट कर रहा है, लेक्चर ले रहा है तब, या एक नोट्स हो गए जो एंड में बनाते हैं जिन्हें हम शॉर्ट नोट्स कहते हैं। तो आपने कौन से नोट्स यूज किए, कैसे नोट्स बनाए, और आर नोट्स हेल्पफुल और नॉट? मेरा प्रेप काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन का था, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिला था शॉर्ट नोट्स बनाने का। बट मेरी एक आदत थी जो काफ़ी अच्छी थी, वो कि मैं काफ़ी रिवीजन करती थी नोट्स का। जनरली जितना टाइम शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में लगता है उतना मुझे मेजरली ऊपर ऊपर से अपने नोट्स को रिवाइज करने में लगता था। तो शॉर्ट नोट्स मैंने पर्सनली खुद अपने प्रेप में तो नहीं बनाए थे, बट काफ़ी लोग बनाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। पर मेरी एक स्ट्रेटेजी थी हमेशा से कि जब भी टीचर्स पढ़ाते थे उस टाइम पे तो मैं अपना लिख ही लेती थी जो भी मुझे लिखना है। साथ ही मैं अपने लैंग्वेज में, जो तुम्हारी मदर टंग होती है, उसमें लिखती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो टफ है या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको तुम अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे तुम अपने दोस्त के साथ बात कर रहे हो, वैसे उस चीज़ को हाईलाइट करके लिख लोगे, तो जब तुम नोट्स पढ़ते हैं तो वो चीज़ दिमाग में रिटेन रह जाती है। साथ ही में नोट्स बनाने के बाद में मैं उसके एंड में 2 या 3 पेजेस छोड़ देती थी, ताकि नोट्स जो सर बनवा रहे हैं वो तो कॉमन नोट्स है, वो सबके पास होने हैं। बट हमें अगर अपना रिजल्ट एक्सेप्शनल चाहिए तो हमारे नोट्स या हमारे प्रिपरेशन में कुछ तो ऐसा एक्सेप्शनल होना चाहिए जो बाकियों से अलग हो। तो मेरे नोट्स बाकियों से इस तरीके से अलग होते थे कि मैं अपने नोट्स में जो लास्ट के 3 पेजेस मैंने छोड़े हैं, उसमें जो भी मैं अपने प्रैक्टिस से सीख रही हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस इज द अल्टीमेट लर्निंग, जो तुम्हें बताएगी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जेई में, कैसा अपना थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना है।
तो वहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे कि कोई भी चैप्टर में उठाते तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑब्स्टिकल्स आते नहीं होते क्वेश्चन सॉल्व, तो वो मैं लिखते जाती थी उस पेज पे कि मतलब मैंने इस क्वेश्चन से क्या सीखा, इस क्वेश्चन से मुझे क्या सीखने के लिए मिला, क्या टेक्निक सीखने के लिए मिली है, या फिर क्या न्यू कंसेप्ट मिला जो सर ने शायद कवर नहीं किया था पर इस क्वेश्चन में अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से मेरे नोट्स जो थे वो बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा इम्प्रोवाइज्ड वर्जन बनते थे। एंड इससे एक ये फ़ायदा होता है कि लास्ट में जब तुम रिवीजन करने जाते हो तो ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि हम रिवीजन करते टाइम सारे जितने हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे वो तो रिवाइज नहीं कर सकते, बट ये जो नोट्स है सिर्फ 3 पेजेस के, ये हम जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारा एक तरीके से सारा समरी रिवाइज हो जाएगा जो भी हमने सीखा है इन दैट प्रैक्टिस ड्यूरेशन। सो ये स्ट्रेटेजी मैं मोस्टली फॉलो करती थी फॉर द नोट्स। करेक्ट। मतलब सम सॉर्ट ऑफ पहले आपने डिटेल नोट्स बनाए, फिर लास्ट के 3 पेजेस छोड़ दिए आपने सारे ट्रिक्स इंक्लूड करने के लिए, जो ट्रिक्स आपने खुद ही डिस्कवर किए थे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, राइट? मस्त प्लानिंग। अब एक क्वेश्चन क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स के मन में रहता है जो 11th में स्टार्ट करते हैं अपनी जेई प्रिपरेशन या 11th में एंटर ही कर रहे होते हैं अटेंडेंस से, और उन्हें देखने मिलता है कि इतना वास्ट सिलेबस और इतना डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट के अंदर भी सब सब्जेक्ट्स हैं। सबने कोटा फैक्ट्री देख रखी होती है, और केमिस्ट्री तो सब आधे लोग उसी डायलॉग से डर के बैठे होते हैं कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक मिलेगी, फिजिकल मिलेगी, इनऑर्गेनिक मिलेगी, इतना बड़ा सिलेबस में मिलेगा। तो क्लास 11th का जो ये सिलेबस इतना बड़ा है, इसको सही टाइम पे कैसे कवर करें ताकि क्लास 11th के बैकलॉग्स ना बने जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के बन जाते हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना कि ये साउंड करता है। अगर तुम बस क्लास के साथ पेस मैच कर पा रहे हो ना, दैट्स इनफ। जो अगर जिस भी कोचिंग में तुमने इनरोल किया है, अगर उसके साथ सिर्फ तुम अपने पेस मैच कर पा रहे हो एंड जितना टाइम जिस होमवर्क को दिया गया उतने टाइम में उसको फिनिश कर रहे हो, बिकॉज मेरे सर हमेशा ये कहते थे कि अगर आज एक चीज़ छूट गई तो उसको दोबारा करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इतना फास्ट ये प्रोसेस चल रहा होता है। सो जस्ट ट्राई कि जो चीज़ हो रही है उसको तुम अच्छे से उसी टाइम पे कंप्लीट कर पाओ, तो कोई बैकलॉग बनेगा ही नहीं। एंड अगर बैकलॉग बनता भी है तो ट्राई करो पहले थ्योरी को कवर करने का एंड उसके बाद प्रैक्टिस पे जाने का, बिकॉज अगर थ्योरी कहीं पे भी थोड़ी ऊपर नीचे रह जाती है तो ज़्यादा दिक्कत होती है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस एंड में जाते जाते थ्रू मॉक टेस्ट थ्रू एवरीथिंग एल्स हो जाती है अल्टीमेटली, बट अगर तुम्हारा कहीं पे कंसेप्ट लूज रह जाता है तो वो आगे के फाउंडेशन में भी दिक्कत देता है एंड साथ ही में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर भी देता है कि भाई चैप्टर छूट गया कैसे होगा अब आगे। तो ट्राई करो कि थ्योरी पे सबसे पहले ज़्यादा फोकस करो एंड जो भी टाइम ड्यूरेशन टाइम लिमिट तुम्हारे कोचिंग वालों ने सेट करी है कि हमें यहाँ से यहाँ तक सिलेबस इस टाइम में कंप्लीट करना है, ट्राई टू कंप्लीट योर सिलेबस इन दैट ड्यूरेशन ओनली, तो बैकलॉग बनेगा ही नहीं। अब जैसा आपने सिलेबस के बारे में बताया कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करना अगर बैकलॉग्स बन भी रहे हैं तो। बट एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये आती है सबके दिमाग में कि हम सबको बोला जाता है, कोई भी स्ट्रेटजी देखते हैं जेई स्टूडेंट्स की, हाँ हमें जेई करना है तो क्या स्ट्रेटजी है, तो सिलेबस साथ साथ में बोला जाता है कि रिवीजन करना है, कांस्टेंट रिवीजन करना है। वो आपने रिवीजन कैसे किए थे अपने चैप्टर्स के, वो आप बताओ। आई टोटली एग्री कि रिवीजन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटल रोल प्ले करता है, स्पेशली ऑफ द नोट्स। इसलिए मैं हमेशा जब भी जितने भी लोग मुझसे स्ट्रेटेजी या कुछ भी पूछते हैं, नोट्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज करती हूँ कि गुड क्वालिटी नोट्स होने चाहिए, नोट्स का रिवीजन काफ़ी बार होना चाहिए कि अगर कोई तुम्हें नींद से भी उठा के पूछे कि हाँ इस चीज़ के बारे में कैसे आया था या ये डेरिवेशन कैसे हुआ था तो मैं याद हूँ। सो सॉर्ट ऑफ नोट्स का रिवीजन हमेशा सिर्फ आधा घंटा ले लो, चाहे अगर कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है तो आधा घंटा लो एंड धीरे धीरे करके बस नोट्स पढ़ते जाओ एक दो पेज करके, तो तुम्हारे दिमाग में स्लोली एंड स्टेडली वो सिंक इन करना स्टार्ट कर देगा। देखोगे कि जब नेक्स्ट टाइम तुम नोट्स रिवाइज करोगे तो उसका आधा ही टाइम ले रहोगे, फिर और आधा टाइम ले रहोगे एंड अल्टीमेटली वो सब तुम्हें नोट्स तो बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे। तो नोट्स एंड कंसेप्ट याद होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिन का हमेशा एटलीस्ट 1 आवर, आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम में नोट्स रिविजन के लिए फिक्स कर देना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने भी किया था। मैं नोट्स रिविजन तो फ्रिक्वेंटली करते रहती थी, जैसे क्लास में अगर सर 10 मिनट लेट आ रहे हैं या 5 मिनट का गैप है तो जस्ट एकदम जल्दी से देख लिया। वो इतना अच्छे से ऑफकोर्स गो थ्रू नहीं हो पाएगा कि एक एक लाइन बाय हो गया, बट एक रफ आइडिया भी हो जाता है तो वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है एक तरीके से। अगर आज 2 लाइन छूटी है तो कल और कोई 2 लाइन मतलब तुम नहीं सीख लोगे, तो बट रिवीजन करना इज वेरी नेसेसरी। तो साथ ही साथ में रिवाइज, जैसे 10 मिनट भी मिलते हैं अगर दिन के, तो उसको रिवाइज जरूर करो, उसमें जो भी तुम्हें पढ़ाया है, स्पेशली नोट्स जो तुम्हारे खुद के नोट्स हैं उनको रिवाइज जरूर करो। एग्जैक्टली यही चीज़ मैं सीबीएसई स्टूडेंट्स को, 10th स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि एक मैजिक मटेरियल अपना बना लो। जैसे आप नोट्स कह रहे हो तो मैं उन्हें रेकमेंड करता हूँ कि एक अपना शॉर्ट नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट डाउन कर लो एक नोटबुक में, जिसको आप रेगुलरली रिवाइज करते रहो ताकि हर टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस रिवाइज हो जाएं, प्लस उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं। अब मैं ये पूछने वाला हूँ कि
लोगों को जानना होता है कि हाउ टू स्टडी, इवन इफ इट्स ऑनलाइन और ऑनलाइन, हाउ टू स्टडी मीन्स प्री क्लास आप क्या कर रहे होते हो, वाइल क्लास कैसे कर रहे होते हो, लेक्चर्स कैसे लेते हो, नोट्स कैसे बनाते हो वाइल क्लास, एंड पोस्ट क्लास, क्लास से आने के बाद आप क्या करते थे। इन तीनों फेजेस में सबसे इम्पोर्टेंट फेज होता है इन क्लास वाला, मुझे जो लगता है। अगर तुमने क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है, डिलीवर किया जा रहा है, अगर उसका 70-80% भी एब्जॉर्ब कर लिया है और तुम्हारा दिमाग समझ पा रहा है, इट्स मोर देन इनफ। उसके बाद जो थोड़ा बहुत काम बचता है वो आगे और पीछे हो सकता है, बट इन क्लास की एक्टिविटी सबसे ज्यादा मायने रखती है मेरे अकॉर्डिंग। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको दोबारा दोबारा पूछो, बट क्लास के जो डाउट्स है उसको एक्यूमुलेट मत होने दो, बिकॉज जो क्लास के डाउट्स जो एक्यूमुलेट होते रहते हैं वही सबसे ज्यादा हमारा कॉन्फिडेंस गिरा देते हैं, एंड हमें जो हम क्वेश्चंस लगाने जाते हैं तो हमसे नहीं हो पाते। तो मेरा जो मेजर फोकस रहता था कि क्लास में 100% अटेंटिव रहो, सर जो बोल रहे, इवन छोटी सी चीज है तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि तो कोई भी नहीं लिख रहा, शायद सबको पता है, बट तुम अपने लिए जरूर लिखो उन छोटी छोटी चीजों को भी, बिकॉज वो लेटर ऑन पॉइंट पे काफी मायने रखती हैं। सो नोट्स बनाते टाइम काफी ज्यादा केयरफुल रहो, जो भी तुम सुन रहे हो उसको जरूर लिखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, बट कुछ भी मिस ना इस तरीके से करना होता है। अगर तुम लोगों के टीचर्स पहले से पीडीएफ अपलोड करते हैं तो ये भी कर सकते हो कि पीडीएफ का प्रिंट आउट लेके जाओ एंड उसी में मतलब स्पेस होती है तो उसी में लिखते जाओ जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं। तो अभी काफी ऐसा हो रहा है। मेरे टाइम पे तो मैंने खुद सारे नोट्स खुद से अपने हाथ से ही बनाए थे, बट अगर तुम्हें लग रहा है टीचर्स की पेस बहुत ज्यादा स्पीड अप है तो उनको बोलो थोड़ा सा स्लो डाउन होने के लिए। काफी बार बच्चे बोलते नहीं है, टीचर्स काफी अपने पेस पे पढ़ा रहे होते हैं एंड उनको सिर्फ 30-40 या 50% मेजरली समझ में आ रहा होता है, उसके ज्यादा नहीं समझ में आ रहा होता है। तो इवन इफ तुम कितना भी टाइम प्री या पोस्ट ईयर क्लास दे दोगे तो उसका बेनिफिट उतना हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज टीचर्स से जो समझ में आना था वही समझ में नहीं आया तो रिवाइज करके क्या ही हो पाएगा। तो इसलिए क्लास में अटेंटिव एंड साथ ही में पेस मैच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस चीज पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, क्लास में आने से पहले या फिर जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह उठते मेरा ये मेजर रहता था कि केमिस्ट्री एंड एनसीईआरटी, जैसे कि सर ने पहले ही बोला था कि इनऑर्गेनिक का बहुत लोगों को डर पहले से ही हो जाता है, तो मेरा हमेशा सा ये था कि सुबह उठ के एनसीईआरटी स्पेशली इनऑर्गेनिक का पोर्शन पढ़ते रहना इन सर्कुलेशन, ताकि कम से कम जो एनसीईआरटी में जो भी ब्रीफ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, जैसे जिसने भी जेईई मेंस अटेम्प्ट दिया होगा उसको पता होगा कि जो एनसीईआरटी से कई बार ऐसे छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है जो किसी ने ध्यान भी नहीं दी होंगी। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर तुम इनिशियल के 6 मंथ्स पे सिर्फ एनसीईआरटी रीड करोगे सुबह के आधे घंटे तो इट्स मोर देन इनफ। तुम्हें बस ये करना है कि जरूरी नहीं पूरा चैप्टर एक साथ पढ़ो, बस 2-3 पेजेस पढ़ लो उससे सुबह सुबह उठ के, बस 2-3 पेजेस, इट्स इनफ। उसके अलावा आफ्टर क्लास मेजरली यही रहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले 5-10 मिनट अपने नोट्स देख लो कि क्या पढ़ाया था आज। उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली पेपर में जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। इवन इफ तुम्हें कंसेप्ट आता है बट उसको अप्लाई करना नहीं आता तो इट विल मेक नो सेंस, और किसी को भी कोई भी तुम्हारे कंसेप्ट को वैल्यू नहीं करेगा अनटिल तुम्हें उसको अप्लाई करना नहीं आता। तो काफी टाइम स्पेंड हो जाता है हमारा कोचिंग में या स्कूल्स में, तो उसके बाद काफी कम टाइम बचता है, वो सारा आई गेस सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए डेडिकेट करना चाहिए। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस से तुम्हें सीखना चाहिए कि अच्छा मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, इसमें ये चीजें अप्लाई हुई, हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो वो एक सॉर्ट ऑफ बैक ट्रैकिंग से तुम्हारा रिवीजन हो जाता है कि अच्छा ये पढ़ा था, ये कंसेप्ट में ये सिखाया था, तो वो क्वेश्चन से भी रिवीजन हो ही रहा है तुम्हारा। सो बेटर होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करो आफ्टर क्लास। मेजर फोकस उस की जो जर्नी होती है इसमें, चाहे वो स्टूडेंट डमी स्कूल वाला स्टूडेंट हो या फिर रेगुलर स्कूल वाला हो, क्लास 11th का एक एग्जाम आ रहा होता है बीच में और एक बोर्ड्स एग्जाम आ रहे होते हैं बीच में। हम प्रैक्टिस से करके चलते हैं शुरू से लेकर जेईई प्रिपरेशन के टाइम कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, बट स्कूल एग्जाम्स में अब तो आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, पहले भी आ रहे थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहले भी आ रहे थे, बट अब एक पैटर्न आ चुका है कि सीबीएसई ने बोला कि 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे केस बेस्ड, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस एंड ऑल। तो वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एक वन पीस मटेरियल होना चाहिए इनके पास, एक नोट्स होने चाहिए, और इसीलिए हमने खुद ने डिजाइन किए थे ये सारे स्ट्रीम्स के नोट्स। इन नोट्स को डिजिटली डिजाइन किया गया है कि कम से कम पेज में कंसाइज तरीके में सब कुछ हो, स्कूल एग्जाम्स के लिए स्पेशली। एंड फिर इनको सीबीएसई टॉपर से यार अप्रूव करवाया, मैंने आपको भी भेजा था कि रिव्यू करने के लिए एक बारी देखने को कि कैसे नोट्स हैं ये, एंड वर्कशीट्स भी जिसमें हर टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो नोट्स जो मैंने आपको रिव्यू करने भेजे थे कैसे लगे आपको? यस, आई डिड वेंट थ्रू देम एंड काफी अच्छा काम कर रहे हो आप अक्षय। थ्रू दिस काफी सारे बच्चों को बेनिफिट हो सकता है। प्लीज गो थ्रू दीज नोट्स एंड ट्राई इट आउट। आई होप यू विल लाइक इट। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने कंटिन्यूअस रिवीजन की आपके नोट्स के थ्रू, आपने बताया कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की आपने अपनी रेफरेंस बुक्स के थ्रू। अब
कंटिन्यूअसली आपने टेस्ट दिए थे शुरू से एंड तक में, या फिर एंड में ही वो जो मॉक टेस्ट दिए जो आप बता रहे हो एंड में ही दिए रखे थे? मैंने शुरू से टेस्ट दिए थे, कुछ टेस्ट मेरे कोचिंग के जो जनरली होते थे या मेरे सर कंडक्ट करवाते थे वो किए थे। साथ ही में मैंने आई गेस इन मिड प्रिपरेशन मैंने एलन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी थी। सो एलन के कुछ टेस्ट होते थे बीच बीच में, बहुत ही कम थे वो नंबर्स में, बट हाँ कुछ बीच बीच में टेस्ट हुए थे उनके, तो वो टेस्ट दिए थे। उसके अलावा लास्ट में उनके काफी सारे टेस्ट होते थे, तो वो टेस्ट, साथ ही में जितने भी PYQs होते थे 2-3 साल पुराने, वो सारे मैंने इन फॉर्म ऑफ ऑनलाइन टेस्ट दिए थे। एंड उसके अलावा जो मेरे खुद के कोचिंग की जो भी JEE मेंस रिलेटेड टेस्ट सीरीज थी, तो वो भी मैंने अटेम्प्ट करी थी। मीन्स ये एक स्मार्ट मूव है उन सब के लिए जिन्होंने लोकल कोचिंग ज्वाइन की है या किसी रीजन की वजह से वो टॉप कोचिंग्स में नहीं जा पाए या जो प्रीफर कर रहे हैं होम टाउन से पढ़ना, तो वो एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं जो काफी फ्रूटफुल होगी, जो बैकलॉग्स नहीं बनने देगी, जो रेगुलर टेस्ट करवा के रेगुलर चेक मार्क्स देती रहेगी, राइट? राइट। ऑल्सो हम लोगों को एक चेक मिलता रहता है कि जो हमें कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है इट्स मैचिंग विद अदर कोचिंग क्लासेस, स्पेशली रिनाउंड कोचिंग क्लासेस, तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहती है। एज वेल एज उसके साथ में बाकी बच्चों के साथ में एक थोड़ा कंपटीशन भी पता चलता है कि हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं इन कंपैरिजन टू दोज अदर किड्स जो प्रोमिनेंट कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा एक आइडिया रहता है अपने प्रोग्रेस के बारे में भी एंड अपने सिलेबस के बारे में भी। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कि कई लोग मुझे ये कमेंट करते हैं कि भैया स्टार्ट तो कर दिया, बड़ा मजा आ रहा है फिजिक्स में और बायो में, आई गेस नीट वाले कमेंट करेंगे ऐसा कि फिजिक्स पर और बायो में, मैथ्स वालों को इससे कमेंट आता है कि कचरा हो गया ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि कई लोग कमेंट करते हैं आके कि भैया बड़ा मजा आ रहा है, स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, फिजिक्स पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, मैथ्स पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा है, बट केमिस्ट्री में नहीं आ रहा है, किसी को मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। लाइक सबका एक वीक सब्जेक्ट होता है, आपका कौन सा रिलेटिवली वीक सब्जेक्ट था और कैसे उसको कॉन्कर किया, कैसे उसको साथ में चलाया? क्योंकि उसी वीक सब्जेक्ट के ही ज्यादा चांसेस रहते हैं कि बैकलॉग्स बन जाते हैं स्टूडेंट्स के। सो मेरा कंपेरेटिवली वीक फिजिक्स था। इट्स नॉट बिकॉज कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, इट्स बिकॉज कि उसके टीचर उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो सॉर्ट ऑफ उतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सब्जेक्ट से। सो फिजिक्स मेरा कंपेरेटिवली काफ़ी वीक था, बट कभी भी मैंने उसको पीछे या वैसे अनइम्पॉर्टेंट नहीं समझा, हमेशा उसको एक इक्वल इंपॉर्टेंट पार्ट मान के चला। एंड स्पेशली वीक था तो उसके मैं कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस करती थी। उसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो मेजरली PYQs या उसके थ्रू मैंने स्ट्रॉन्ग किया था, बट मेजर मेरा उसका ये रहता था कि एटलीस्ट कंसेप्ट मुझे इतना अच्छे से क्लियर हो कि अगर कोई इजी से मीडियम लेवल का क्वेश्चन आ रहा है तो वो मैं सॉल्व कर पा रही हूँ। बीइंग अ वीकर सब्जेक्ट, ऑफकोर्स मैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी उसके बारे में कि हाँ अगर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी एबल टू सॉल्व, या मुझे नहीं लगता कि उतना टाइम इन्वेस्ट करना भी उस पर इनफ रहता, मतलब इतना टाइम इन्वेस्ट करना उस पर फायदेमंद रहता। IIT में क्या ऑफर करने को है, क्यों लोगों को IIT के लिए जाना चाहिए और क्यों लोगों को इतनी सीरियस प्रिपरेशन, इतने सीरियस हार्डवर्क के थ्रू जाना चाहिए? गुड अचीवर या बड़े बड़े जितने भी पर्सनालिटीज हैं, अगर हम उनकी लाइफ स्टोरी देखते हैं तो वो हार्डशिप के थ्रू ही वहां तक पहुंचे हुए होते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द स्टेप। कम से कम हम अपने एफर्ट्स पुट करना तो जरूर सीखते हैं इस जर्नी से, इधर हम IIT में आए या नहीं आए। एंड इवन इफ हम IIT में आ जाते हैं तो यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हो जाती हार्डशिप की, यहाँ पे स्टोरी बिगिन होती है हार्डशिप की। इवन IIT में आके इतना कॉम्पिटिशन तुम्हें फेस करना पड़ेगा, तो अंटिल यू आर ऑन योर टोज तुम लोग नहीं सक्सीड कर पाओगे। तो इट्स नेसेसरी कि हम एक हार्डशिप अपने अंदर का बेस्ट लाना, इस सबकी आदत डाल ले, तभी पॉसिबल होता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर पाए अपने लाइफ में। 11th 12th दोनों के लिए है हमारे पास डेडिकेटेड प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड जिम चैनल। पढ़ ले सीनियर्स, और इस चैनल पर यार सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th और 12th के लिए डेडिकेटेड चीजें आने वाली है। वेट नोट्स, वर्कशीट्स, प्रॉपर लेक्चर्स,